हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूजा राजौरिया, इतिहास विभाग, आरजीपीजी कॉलेज मेरठ। आज का जो टॉपिक है वो है बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। इससे आगे बढ़ने से पहले बाबर के बारे में जानकारी। बाबर कौन था? बाबर मुगल वंश का संस्थापक जिसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी, जिसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के छोटे राज्य में हुआ था और वह तैमूर और चंगेज़ खां दोनों ही वंश से संबंधित था। बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसको भारत के आर्थिक रूप से संपन्न देश के बारे में जानकारी थी और भारतीय धन संपदा से वो बहुत ही प्रभावित हुआ और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर बाबर ने आक्रमण किया, उसमें भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। पूरा भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उन राज्यों में आपसी एकता न होकर आपसी वैमनस्य की भावना थी, जो कि सदैव एक दूसरे को पराजित करने और अपमानित करने का प्रयास करते थे। बाबर ने भारत की तत्कालीन स्थिति का वर्णन अपनी आत्मकथा में भी किया है। बाबर ने 5 मुस्लिम राज्य दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल और 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर के बारे में बाबरनामा में वर्णन किया है। आगे बढ़ते हुए दिल्ली। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था और शासक था इब्राहिम लोदी। उस समय प्रत्येक शासक दिल्ली पर अधिकार कर भारत का सम्राट बनना चाहता था। इब्राहिम लोदी की नीतियों ने अफगान सरदारों को असंतुष्ट कर दिया था और सभी इब्राहिम लोदी की सत्ता पलटने का प्रयास करने लगे। अनेक अमीरों ने उसकी नीति के विरुद्ध विद्रोह करने प्रारंभ किए और अनेक सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुजरात। बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड था। उसने राणा सांगा से युद्ध किया और उसे पराजित होना पड़ा। 1526 में मुजफ्फर शाह सेकंड की मृत्यु के बाद बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। मुजफ्फर शाह ने न केवल राजपूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, बल्कि साथ ही उसने इब्राहिम लोदी का सामना करने का भी साहस किया। मेवाड़। मेवाड़ का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजपूतों का शासन था। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक राणा सांगा एक महान योद्धा था और सभी राजपूत शासक उसकी वीरता का लोहा मानते थे। राणा सांगा अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगरा और दिल्ली में भी अपना विस्तार करना चाहता था। इसीलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। आगे बढ़ते हुए विजयनगर। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। वह बहुत ही योग्य और पराक्रमी शासक था। विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हुई थी और राज्य और सैनिक दृष्टि से विजयनगर बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य था। विजयनगर हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था और विजयनगर की सीमाएं पश्चिम और पूर्व में समुद्र तक और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत थी। पंजाब। पंजाब दिल्ली सल्तनत का अंग था। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी था। इब्राहिम की निरंकुश नीतियों के कारण दौलत खां और इब्राहिम लोदी के मध्य संबंध बिगड़ गए थे। दौलत खां ने इब्राहिम लोदी से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए बाबर से सहायता की याचना की और अपना दूत उसके पास भेजा। उससे आगे मालवा। मालवा एक महत्वपूर्ण मुस्लिम राज्य था जो कि मांडू के नाम से प्रसिद्ध था। 1310 से 1398 ईस्वी तक मालवा पर दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण रहा और 1526 ईस्वी में मालवा का शासक महमूद सेकंड था, जो कि एक अयोग्य शासक था। वह अपने आंतरिक संघर्ष में व्यस्त था, जिससे मालवा की शक्ति का ह्रास होता जा रहा था। उसकी शक्ति समाप्त होती जा रही थी। आंतरिक विद्रोह के कारण बाबर के आक्रमण के समय मालवा की स्थिति बहुत ही खराब थी। बंगाल।
बाबर के आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत जहां का शासन था। बंगाल के शासक प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता नाम मात्र की स्वीकार करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1340 ईस्वी में शमसुद्दीन ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को पुनः नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह ने बंगाल में हुसैन शाही राज्य की स्थापना की और उसके काल में बंगाल की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। उसके बाद सिंध पर पहले दिल्ली सुल्तानों का अधिकार था, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर सिंध दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 1516 में सिंध पर कंधार के शाह बेग अरबों ने अधिकार कर लिया और बाबर के आक्रमण के समय शाह हुसैन सिंध का शासक था। उसके आगे कश्मीर 1399 में हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या करके उसके मंत्री शाह मिर्जा ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना की। उसके बाद 1420 ईस्वी में कश्मीर का सबसे प्रभावशाली सुल्तान जैनुल आबिदीन बना। उसे कश्मीर का शासक कहा जाता था। उसकी मृत्यु के पश्चात वहाँ की स्थिति बिगड़ गई और बाबर के आक्रमण के समय कश्मीर का सुल्तान मोहम्मद शाह था। बिहार दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र राज्य बन चुका था। बिहार का शासक अफगान सरदार दरिया खान लोहानी था। उसके पुत्र बहार खां ने एक स्वतंत्र शासक की भांति राज्य करने लगा। बहार खां भी इब्राहिम लोदी का विरोधी बन गया था। उड़ीसा में 11वीं शताब्दी में अनंत वर्मन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इस राज्य की शक्ति में वृद्धि 15वीं सेंचुरी में कपिलेंद्र के शासन के दौरान हुई। कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी बहुत ही निर्बल थे और उड़ीसा की शक्ति अब कम होने लगी। बाबर के आक्रमण के समय उड़ीसा का शासक प्रतापरुद्र देव था। उसके आगे बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली मुसलमान राज्य बहमनी साम्राज्य था। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमनी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभक्त हो गया था, जिनमें बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर राज्य थे, जिनमें आपस में हमेशा ही पारस्परिक कटुता थी। अव्यवस्था और अराजकता का माहौल बना हुआ था। जौनपुर दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला राज्य जौनपुर, इस राज्य का संस्थापक मलिक उशरक था। जौनपुर का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान मुबारक शाह था। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने जौनपुर के अंतिम शासक हुसैन शाह को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इब्राहिम लोदी के समय जौनपुर का शासक नसीर खान लोहानी था। अन्य अफगान अमीरों की तरह वह भी इब्राहिम लोदी का विरोधी बन गया था। उससे आगे खानदेश ताप्ती नदी की घाटी में विस्तृत था। फिरोज तुगलक के शासनकाल तक तुर्की सुल्तानों का वहां पर अधिकार रहा। उसके बाद खानदेश के सूबेदार मलिक रजा फारूकी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। 1520 में आदिल खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा महमूद प्रथम राजगद्दी पर बैठा, जो कि बाबर का समकालीन शासक था। आगे कामरूप असम, यहाँ कूच वंश का शासन था। कामरूप 2 राज्यों में बंटा था, कूच बिहार और कूच हाजो। यह दोनों राज्य आपसी संघर्ष में लिप्त थे और कामरूप की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही दुर्बल बन गई थी। जिस समय भारत में बाबर ने आक्रमण किया, उस समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी। सभी राज्यों में किसी भी राज्य में एकता नहीं थी, जिसका फ़ायदा बाबर को मिला। भारत की स्थिति किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए एक खुला निमंत्रण पत्र के समान या फिर एक खुले द्वार के समान था। बाबर को यह अवसर मिला और उसने सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाया और भारत पर आक्रमण किया। यदि भारत के तत्कालीन शासक
एकता के साथ जुट होकर बाबर का सामना करते तो शायद माना जाता है कि बाबर को इतनी आसानी से यहाँ पर अपना अधिकार करने और साम्राज्य का विस्तार करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन एकता ना होने के कारण बाबर ने यहाँ पर अपने साम्राज्य की स्थापना की, जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और यूजी और पीजी दोनों ही कोर्सों के लिए ये लाभदायक होगा। धन्यवाद। थैंक यू।